गुणित डी के एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो गया बेटा, देखता हूँ 35 मिनट हो गया क्या? हाँ ठीक है, चलने दो। तो यस, यहाँ पर C बराबर क्या हुआ, VK, और VK का मान कितना है, QD अपन, समझ गए ना? ये तो ये कहाँ चला जाएगा, Q से Q कैंसिल, K एप्सिलॉन 0 A बटे D। इस प्रकार से हम पराविद्युत माध्यम वाले संधारित्र की धारिता भी ज्ञात कर चुके हैं। अब केवल अंतिम 2 क्वेश्चन बचे हैं और उनको भी अपन डिटेल में आज कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर 2 खत्म हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी भी आपका एनर्जी लेवल इतना जरूर बना होगा कि ये जो अंतिम 2 प्रश्न हैं उनको भी आप अच्छे से समझ सको। संधारित्रों का समूहन। संधारित्रों का समूहन 2 प्रकार से हम संधारित्रों का संयोजन कर सकते हैं। एक श्रेणी क्रम समूहन, जब हमें धारिता का मान को बढ़ाना घटाना हो तो हम किसी भी प्रकार से उनको जोड़ते हैं। वैसे सिंपल 2 तरीके हैं, एक श्रेणी क्रम समूहन और एक समांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन में इस प्रकार की व्यवस्था होती है, ये पहला संधारित्र है, इसकी पहली प्लेट है, दूसरा संधारित्र है, उसकी दाहिनी प्लेट को अगले संधारित्र की बाई प्लेट से जोड़ते हैं और इस क्रम को हम आगे बढ़ाते रहते हैं। अंत में यदि मैं कह दूं कि मैंने N संधारित्र लिया है जिसकी कैपेसिटी यहाँ पर C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है और Nवें संधारित्र की धारिता Cn है। जब अपन इस पर प्लस Q चार्ज दें, बैटरी के सिरों से जोड़ेंगे तो इस पर माइनस Q चार्ज आएगा और इस प्लस Q के कारण यहाँ पर माइनस Q चार्ज प्रेरित होगा तो यहाँ पर फिर प्लस आ जाएगा, उतने ही परिमाण में यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, है ना, माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस। इस प्रकार से जब श्रेणी क्रम समूहन में हम संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ते हैं तो दिखा गया है कि एक सिरे पर जो आवेश Q दिया है वो प्रत्येक संधारित्र में इस प्रकार से परिमाण समान परिमाण में रहता है, Q Q Q Q। चूंकि इनको दिया गया आवेश का मान समान है परंतु इनकी धारिताएं भिन्न भिन्न है तो स्वाभाविक है लेवल अलग अलग होगा। इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V2 होगा, यहाँ पर V3 होगा और यहाँ पर Vn होगा। अब इस पूरे समूहन को अब हम एक बड़ा संधारित्र मान लें तो इस बड़े संधारित्र पर लगाया गया कुल विभव कितना होगा, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। चूंकि ये प्लेटें जुड़ी हुई थी, यहाँ पर विभव में किसी प्रकार की गिरावट नहीं है, यहाँ पर गिरावट Vn है, यहाँ पर V3 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर वृद्धि Vn है। इस प्रकार से तो कुल विभवांतर कितना हुआ, V बराबर, इधर से देखें, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस आखिरी में Nवां संधारित्र तो Vn। ये कुल विभवांतर हो गया समूहन के फर्स्ट प्लेट और लास्ट प्लेट के बीच में उत्पन्न कुल विभवांतर। अब हम इंडिविजुअल तोड़े, V1 का मान कितना होगा, Q बटे C1, V2 का मान कितना होगा, दिया गया आवेश Q बटे C, V3 का मान Q बटे C3, इस प्रकार से Q बटे Cn, ये V आ चुका है। इधर हमने इंडिविजुअल दिया है, ये इधर कुल रिजल्टेंट है, देखना कुल रिजल्टेंट है। अब पूरे समूह को कुल दिया गया आवेश कितना है, तो बैटरी से इस प्लेट को अपन ने कितना आवेश दिया, Q दिया, तो पूरे समूह को दिया गया कुल आवेश, कुल विभव बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता, तुल्य धारिता, जिसको अपन कितनी मान ले, माना कि इस पूरे अरेंजमेंट की परिणामी या तुल्य धारिता C है तो परिणामी आवेश परिणामी धारिता बराबर इधर Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3 प्लस डॉट 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 Q बटे Cn। इस प्रकार से Q कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/Cn। यही श्रेणी क्रम समूहन में परिणामी धारिता का व्यंजक है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि परिणामी धारिता का व्युत्क्रम समझते हो ना, C-1 बराबर C1-1 प्लस C2-1 प्लस डॉट 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 Cn-1। प्रत्येक
तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रमों के योग के बराबर, अर्थात श्रेणी क्रम समूहन में तुल्य धारिता का मान घटता है। सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी कम हो जाता है, अर्थात जब हमें संधारित्र की धारिताएं घटानी हो तो उनको हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप कोई क्वेश्चन आता है कि श्रेणी क्रम समूहन में परिणामी धारिता बढ़ती है कि घटती है, तो आपको इतना बड़ा अरेंजमेंट देखने की जरूरत नहीं है। सामान्य तार्किक आधार पर भी आप ऑब्जेक्टिव का जवाब दे सकते हो। वो किस प्रकार से? देखिए, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये हमारा जो समूहन है, एक बड़ा संधारित्र बनना है, ये उसकी फर्स्ट प्लेट है और ये उसकी सेकंड प्लेट है। क्षेत्रफल में किसी प्रकार का उल्लेख या बढ़ोतरी नहीं हो रही है, यहाँ पर दूरी बढ़ रही है। ये फर्स्ट प्लेट, ये लेफ्ट और ये राइट, तो डी डिस्टेंस बढ़ती है और धारिता के सूत्र में डी ऊपर की साइड आता है, नीचे की साइड आता है, नीचे की साइड आता है। तो श्रेणी क्रम समूहन में समूहन वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए परिणामी धारिता घटती है। चलिए समांतर क्रम समूहन की बात करें तो समांतर क्रम समूहन में, श्रेणी क्रम समूहन में अपन प्राप्त कर चुके, समांतर क्रम समूहन में क्या होगा? समांतर क्रम समूहन में हम संधारित्रों को पार्श्व क्रम अर्थात बगल से जोड़ते हैं। ये इस प्रकार से। एक और ही मैं कह सकता हूं, बीच में भी बहुत सारे संधारित्र है, पर मैं अंतिम संधारित्र की बात कर दूं। ये C1 वाला है, ये C2 वाला है, ये C3 वाला है और ये Cn धारिता वाला है। अर्थात समांतर क्रम समूहन में प्रत्येक संधारित्र की बाईं प्लेट को एक बिंदु A से जोड़ देते हैं और दाहिनी प्लेट को दूसरे बिंदु B से जोड़ देते हैं। और अब यदि किसी बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ें तो हो सकता है यहाँ से प्लस Q आवेश आया, तो वही यहाँ से प्लस Q आवेश सब में वितरित होगा और यहाँ पर Q का बंटवारा होगा, जिसकी धारिता कम होगी क्योंकि विभव का मान समान होगा। यहाँ A और B के बीच में विभव का मान समान है, तो प्रत्येक संधारित्र पर उत्पन्न विभव का मान कितना होगा? V होगा, परंतु उसमें आवेश की मात्रा भिन्न भिन्न होगी। इसको Q1 आवेश गया, इसको Q2 आवेश गया, इसको Q3 आवेश गया, इसको Qn आवेश गया। तो समांतर क्रम समूहन में क्या होगा कि संधारित्र, प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर का मान भी समान होगा, परंतु आवेश का मान अलग अलग होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि समूहन को दिया गया कुल आवेश Q कितना है, इसको Q1 मिला, इसको Q2 मिला, तो Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 Qn। हमें मालूम है Q1 इज इक्वल टू C1 V1, पर यहाँ V1 का मान सबका क्या है? कॉमन विभव है, सब में एक जैसा विभव है, तो C1V C2V प्लस CnV। V को कॉमन ले लें तो C1 प्लस C2 प्लस CnV। चलिए हमारा ये क्या है? इधर पूरा तुल्य समूहन की बात है। समूहन को दिया गया कुल आवेश Q, समूहन की कुल धारिता परिणामी धारिता C कर दें और समूहन में व्युत्पन्न विभवांतर भी कितना V है, तो Q को मैंने तोड़ दिया CV के पदों में, C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 Cn इंटू V से V कैंसिल होगा, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस Cn। इस प्रकार से समांतर क्रम समूहन में तुल्य धारिता का मान प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होता है, अर्थात समांतर क्रम समूहन में धारिता बढ़ती है। हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि देखना यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ा तो कुल D कांस्टेंट है, पर प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है? बढ़ रहा है। और फार्मूले में आपको पता होगा C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 A बाय D, चूंकि D कांस्टेंट है और ये बढ़ रहा है तो परिणामी धारिता C का मान बढ़ेगा। हम डायरेक्ट तार्किक आधार पर भी बिना किसी डेरिवेशन के भी बोल सकते हैं कि समांतर क्रम समूहन में परिणामी धारिता बढ़ती है। किसकी वजह से? क्षेत्रफल के बढ़ने की वजह से। और श्रेणी क्रम समूहन में धारिता घटती है, किसकी वजह से? क्षेत्रफल तो नियत रहता है, दूरी बढ़ने की वजह से। अब
अंतिम बात करते हैं और वो है संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा की बात कर रहे हैं या किसी चालक को आवेशित करने में उसमें संचित ऊर्जा की बात करें, दोनों का मान समान होता है। मैं सिंपल तरीके से पहले समझाने का प्रयास करूं, क्योंकि आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि चालक को जब आवेशित किया जाता है तो उसमें भी आवेशों को संभालने की क्षमता होती है, तो वो भी एक प्रकार का संधारित्र है। तो यहाँ पर यदि इस चालक को हम शुरू में न्यूट्रल था, उदासीन था, प्लस क्यू आवेश दिया तो कोई काम नहीं करना पड़ा। विभव का मान कितना था? 0 था, है ना। प्लस पहला एक आवेश हमने दिया, फिर दूसरी बार हमको थोड़ा सा काम इसने करवाया प्रतिकर्षण बल के खिलाफ। जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी हमारा काम का मान भी बढ़ता जाएगा। तो शुरू में विभव 0 था और आखिरी में विभव कितना था? V था। तो क्या हम जो अल्प मात्रा dq लाते रहे, हर बार 0 काम करना पड़ा कि हर बार 0 से ज़्यादा और v से कम और यहाँ पर v करना पड़ा? तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि शुरू में हमें बहुत 0 काम करना पड़ा तो इस पर ऊर्जा 0 हुई, और आखिरी में खूब काम करना पड़ा तो इस पर ऊर्जा v हुई। तो ये एवरेज कितना देखना, कुल आवेश क्यू दिया तो कुल आवेश क्यू देने में हमें हर बार भी नहीं काम करना पड़ा, हर बार 0 काम नहीं करना पड़ा। तो एवरेज कितना काम करना पड़ा? 0 + v/2। तो इसका औसत विभव क्या हुआ? v/2। अर्थात एकांक आवेश में यहाँ पर एकांक आवेश को लाएं या यहाँ पर लाएं, हमें औसत काम कितना करना पड़ा? v/2। मतलब एकांक आवेश को यहाँ से यहाँ तक, अनंत से यहाँ तक लाने v/2 काम करना पड़ा, और हमने कुल आवेश कितना दिया? क्यों? तो qv/2 क्या हो गया? हमारे द्वारा किया गया कार्य, और यही उसकी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। फार्मूला क्लियर है। Q आवेश से आवेशित चालक की ऊर्जा कितनी होगी? यदि उसको दिया गया आवेश Q है, इसके ऊपर विभव V है, तो हाफ QV। Q को तोड़ोगे तो हाफ CV, तो CV², है ना। इस प्रकार से हम QV के पदों में, CV के पदों में, QC के पदों में भी लिख सकते हैं। आप कहोगे हाफ Q और V को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? Q = CV, तो V = Q/C। तो यहाँ पर Q/C तो Q²/2C हो जाएगा। यही स्थितिज ऊर्जा है किसकी? आवेशित चालक जिस पर Q आवेश दिया और Q आवेश देने पर उसका विभव में V की बढ़ोतरी हुई, तो उसकी संचित ऊर्जा कितनी हो गई? तीनों पदों में, QV के पदों में भी, CV के पदों में भी और Q²/C के पदों में भी। आप कहोगे सर संधारित्र में संचित ऊर्जा है, जो यहाँ पर क्या किया गया है कि मैंने चालक को धन आवेश से आवेशित किया है, तो कहोगे सर इसका दूसरा सिरा कहाँ है? ये अनंत पर है, अनंत से मैं आवेश को ला रहा हूं। तो चूंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण बल बहुत कम लगेगा पर विस्थापन बहुत ज्यादा होगा। अब दूसरी चीज मैं क्या करूं? संधारित्र की बात करते हैं तो उसमें भी यही डेरिवेशन आने वाला है। संधारित्र की 2 प्लेट है, ये M प्लेट है, ये N प्लेट है। इसका प्रत्येक का क्षेत्रफल, अब ध्यान देना, इसको हम आवेशित करते तो सीधी बात करें ना, यहाँ से एक प्लस आवेश निकालें तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, हालांकि प्लस आवेश से निकलता है। हम क्या करेंगे? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे। पर विद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं? हमेशा प्लस को महत्व देते हैं। तो ठीक है, अभी हमने अनंत से नहीं लाए, हमने यहाँ से प्लस को यहाँ शिफ्ट किया, तो यहाँ क्या हो गया? माइनस। ठीक दूसरी बार जब हम शिफ्ट करेंगे तो पहली बार हमें किसी प्रकार का आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं लगना पड़ा, पर दूसरी बार जब, तो हर बार जैसे जैसे हम यहाँ से आवेश को यहाँ शिफ्ट करते हैं, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करते हैं, तो हर बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाती है और विभव का मान भी बढ़ता जाता है। ठीक है, इस पूरे Q आवेश देने में, कितना आवेश? Q आवेश को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करने में हमारे द्वारा जितना बाह्य कार्य किया जाएगा वही बाह्य कार्य ही क्या हो जाएगी? संधारित्र में संचित ऊर्जा के रूप में परिलक्षित होगी।
चलिए फिर इसको हम डायरेक्ट, वैसे तो मैंने कह दिया हाफ क्यू वी होगा, परंतु यदि इसको अपन विस्तारित रूप में पढ़ना चाहें तो जब कुल क्यू आवेश देने पर विभव कितना हो जाता है, वी हो जाता है। तो हम न तो शुरू की जीरो पोजीशन वाली लेते हैं, न अंतिम पोजीशन क्यू वी वाली लेते हैं, हम एक मध्य स्थिति लेते हैं कि मान के चलिए कि हमने कोई ज्यादा आवेश नहीं दिया, बस बहुत क्यू डैश आवेश दिया और उस समय इनके प्लेटों के बीच में उत्पन्न विभवांतर कितना हुआ, वी डैश हुआ। किस पोजीशन में, इस पोजीशन में क्यू डैश आवेश दिया और क्यू डैश आवेश क्यू से कम है और वी डैश का मान भी वी से कम है। इस माध्य स्थिति में, ना हमने शुरू वाली स्थिति ली ना हमने अंतिम वाली स्थिति ली, इस माध्य स्थिति में वी डैश विभवांतर अर्थात एकांक धनावेश को अब यदि मैं यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा तो कितना काम करना पड़ेगा, वी डैश काम करना पड़ेगा। तो मैंने एक छोटा सा डी क्यू डैश, एक अल्पांश सा आवेश लिया और उस अल्पांश आवेश को मैं अब यहां से यहां शिफ्ट कर रहा हूं, तो किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, वी डैश डी क्यू डैश होगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, कुल कार्य कितना है, तो कुल किया गया कार्य संचित ऊर्जा होगी और उस कुल कार्य को यदि डी डब्ल्यू को आपको समाकलन करना है तो क्या करेंगे, वी डैश डी क्यू डैश का डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे। कहां से कहां तक, जीरो से क्यू आवेश तक। डी डब्ल्यू का मान रखिए, वी डैश डी क्यू डैश 0 टू क्यू संचित ऊर्जा U बराबर, अब यहां वी डैश है और यहां डी क्यू डैश, तो हम समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, क्यू के सापेक्ष या क्यू डी क्यू के, तो इसका मान भी किस में होना, क्यू डैश के पदों में। तो देखिए वी डैश बराबर क्या होगा, क्यू डैश बटे सी। मैंने इसको तोड़ दिया, चूंकि सी धारिता है बाहर चली जाएगी, क्यू डैश डी क्यू डैश होगा। ठीक है, आपको पता है एक्स डी एक्स का समाकलन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहां पर कितना मान होगा, 1/c क्यू डैश का स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू क्यू, तो ये 2 बाहर सी बाहर, क्यू डैश का स्क्वायर 0 टू क्यू, 2c क्यू स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर का मान 0। इस प्रकार से आ गया U बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, यू आ चुका है। यही संचित ऊर्जा का मान है। यदि हम Q को तोड़े CV के पदों में तो हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी, एक सी से एक सी कटेगा, हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा। यदि और आप क्यू सी वी के बजाय क्यू ही में बात करना चाहे तो सी को तोड़ दो 1/2, ये वी स्क्वायर है, सी बराबर क्या होगा, क्यू बटे वी, तो ये क्यू और ये वी से वी कट गया, हाफ क्यू वी। ये तीनों रूप में क्यू और सी के पदों में, सी और वी के पदों में, क्यू और वी के पदों में संचित ऊर्जा आ चुकी है, जो कि एक चालक के लिए भी लागू होती है, एक संधारित्र के लिए भी लागू होती है। इस प्रकार से आज हमने बहुत ज़्यादा विस्तार में ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और पढ़ के यदि पहले से CBSE NCERT की जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ के यदि मेरे लेक्चर को सीखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी हमारा प्रयास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और पूरा ही समझ में आए, मैं तो ये मानता हूँ। और यदि किसी प्रकार से आपके हार्ड स्पॉट रहते हैं तो निश्चित है कभी न कभी हमें फेस टू फेस मिलने का सौभाग्य मिलेगा, और यदि नहीं भी मिलते हैं तो जब हम इसका रिवीजन करेंगे तब, और आपको जब बार बार उसी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो जो हमारे बिंदु हैं जो छूटे हैं, कभी न कभी वो अछूते बिंदु भी हमारे संपर्क में, इंटरेक्शन में आ जाते हैं। तो निश्चित है आपकी जो परेशानियां हैं वो कमेंट्स के द्वारा आप शेयर कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपकी कमेंट्स, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की अगले लेक्चर में। और मैं आज से ये अपेक्षा करता हूं कि जिस प्रकार से आप लोग YouTube के माध्यम से हमारे फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें जुड़े हो, तो आप अपने जो साथी है क्लास 12th के जो इंटरेस्टेड है सीखने के लिए, वो YouTube फ्री ऑनलाइन जो यहाँ पर लेक्चर दिया जा रहा है
उससे जुड़ें। इसके लिए आप अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाएं। इन्हीं अपेक्षा के साथ सभी विद्यार्थियों को पुनः नमस्कार। ठीक है, बाकी का सेशन कल फिर मिलेंगे।